जय हिंद। चलिए आज हम लेकर आए हैं बेसिक केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है। देखिए आज का जो वीडियो है यह क्लास 11th और 12th दोनों के लिए खास है, क्योंकि ये क्लास 11th और 12th दोनों के सिलेबस में है। जो हमारा सोल्यूशन होता है, आज का जो वीडियो है वह सोल्यूशन पे है। सोल्यूशन क्या होता है यानी विलयन क्या होता है, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। जो विलयन होती है वह क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन या फिर वास्तविक विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दीजिए और उनका समांगी मिश्रण हो। समांगी मिश्रण का मतलब ये है कि जो चीज़ एक दूसरे में वो दोनों आपस में खूब अच्छी तरह से क्या हो जाए, मिल जाए, पता ही न चले। जैसे अगर हम बात करें किसका, चीनी और पानी का, चीनी प्लस पानी। अगर चीनी पानी की बात करें तो चीनी और पानी में अगर दोनों को आपस में हम मिला देते हैं तो चीनी कहाँ है और पानी उसमें कहाँ है पता ही नहीं चलता। यानी दोनों चीज़ें क्या होती हैं कि आपस में अच्छे से मिल जाती हैं, उसे हम कहते हैं समांगी या फिर वास्तविक विलयन। आगे क्या है कि यह जो विलयन होता है, अच्छा यह होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस रहते हैं। कितने, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस यानी पदार्थ को मिलाया जाता है। जो वास्तविक विलयन होता है, विलयन को ही हम वास्तविक विलयन कहते हैं। और ये जो विलयन है, विलयन किसे कहते हैं, ऐसा मिश्रण जो समांगी हो, बस। उसके बाद क्या है कि इसके कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। गुण क्या है कि ये जो विलयन बनता है इनके कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम ही रहता है, बहुत छोटे छोटे कण रहते हैं इसके। आगे क्या है कि यह एकल प्रवस्था तंत्र है, सिंगल फेज सिस्टम इसको कहते हैं। ये सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है इसको अभी आगे हम समझेंगे, फिलहाल समझा देते हैं। देखिए जो विलयन बनता है, विलयन वह 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है आपका विलेय और दूसरा आपका होता है विलायक। क्या होता है, विलायक। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। विलेय हुआ होता है जो घुल जाता है, विलायक हुआ होता है जो उसको क्या करता है, घोल लेता है। बाकी इसके बारे में भी आगे हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा गया है क्या कि यह सिंगल फेज या एकल प्रवस्था तंत्र है यानी सिंगल फेज सिस्टम है। इसका मतलब ये कि जो विलेय है विलायक में किस तरीके से घुला है, विलेय विलायक में किस तरीके से घुला है, इसी को बताता है ये क्या, एकल प्रवस्था तंत्र। और कहते हैं कि जो वास्तविक या फिर समांगी विलयन होता है उसके लिए इस प्रवस्था का मान 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विलयन बना है विलेय और विलायक से मिलके इसके प्रत्येक भाग का जो संगठन है वह कैसा है, एक ही जैसा है। उसे हम कहते हैं सिंगल फेज सिस्टम। आगे क्या है, विलयन के घटक अपना पहचान खो देते हैं। देखिए जब विलयन बनता है तो क्या करता है, अपना खुद का पहचान खो देता है। जैसे अगर हम बात करें, क्या ये है हमारा पानी H2O है और इसमें हम मिला रहे हैं एल्कोहल C2H5OH को अगर इसमें मिला रहे हैं तो देखिए अभी ये एल्कोहल है, इसका पहचान खुद का अलग होगा और जो पानी है उसका खुद का अलग होगा। अगर दोनों को मिला देंगे तो वह पानी पहले जैसा पानी नहीं रहेगा और यह जो शराब है जो बहुत तीक्ष्ण है वह पहले जैसा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि जब विलयन बनता है तो उसके प्रत्येक घटक अपना क्या करते हैं, खुद का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो होता है उसको लॉस कर देते हैं। आगे क्या है कि घटक को साधारण विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आप विलयन बना रहे हैं, मान लेते हैं कि आप विलयन बना दिए, चीनी और पानी को घोल लिए, चीनी और पानी को घोल के क्या बना दिए, शरबत बना दिए, शरबत। अब शरबत बनने के बाद क्या आप चीनी और पानी को पुनः अलग कर सकते हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। अब ये नहीं कि आप चाय छन्नी लीजिए और उसके बाद क्या करिए, जो शरबत बना है उसको आप छान के अलग कर रहे हैं। यानी सिंपल मेथड से इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। यानी सिंपल मेथड से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। किसको, ये जो वास्तविक विलयन या फिर जो विलयन होता है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे क्या है, समांगी मिश्रण या फिर विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। इसका हर एक भाग, प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, समान होता है। वही बात आप क्या करिए, 1 गिलास शरबत बना लीजिए। शरबत बनाएंगे तो इसमें क्या रहेगा, पानी रहेगा। क्या रहेगा, पानी के साथ साथ मान लेते हैं इसमें आप चीनी मिला दिए हैं, पानी और चीनी का शरबत बना दिए हैं और इसको फिर क्या किए हैं, घोल दिए हैं। घोलने के बाद देखिए जब घुल जाएगा तो आप तली में से क्या करिए, तली में से शरबत निकाल के टेस्ट करिए और ऊपरा से निकाल के टेस्ट करिए या फिर बिचवा में से निकाल के टेस्ट करिए। हर एक जगह पे टेस्ट करेंगे, एक ही जैसा स्वाद मिलेगा। वही इसमें लिखा गया है कि जो समांगी मिश्रण या फिर जो विलयन होता है उसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि निचवा उठा के चेक करेंगे बिल्कुल मीठा आएगा और ऊपरा जो है वहाँ पे चीनी होबे नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे क्या है कि ये जो वास्तविक विलयन होता है या फिर जो समांगी विलयन होता है यह क्या होता है, यह प्रायः पारदर्शी होता है। यानी जितने भी आपको वास्तविक विलयन मिलेंगे या फिर ये समांगी विलयन मिलेंगे, यह कैसा मिलेगा, मैक्सिमम कंडीशन में यह जो होता है पारदर्शी मिलता है।
प्रायः अब एक आध दो कंडीशन हो सकता है जहाँ पे अपारदर्शी हो तो उसके लिए हम नहीं कर सकते। प्रायः क्या होता है कि यह पारदर्शी ही मिलता है। आगे क्या है इसमें देखिए, जो विलयन होता है अगर दो पदार्थों से मिलके बना है, टू कंपोनेंट से मिलके बना होता है विलयन, तो उसे हम कहते हैं द्विअंगी, यानी बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर यही थ्री कंपोनेंट से मिलके बना हो, तीन पदार्थों से मिलके बना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिअंगीय विलयन कहेंगे। आपको जो ये चैप्टर है इसमें जो आपको पढ़ना है वह ये बाइनरी किस पे पढ़ना है, बाइनरी द्विअंगी विलयन सिस्टम पे पढ़ना है। यानी हम ये जो विलयन है पूरा विलयन हमको बाइनरी विलयन पे क्या करना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करना है, इसी के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। तो ये था हमारा क्या, विलयन। विलयन क्या होता है इसको समझे हैं, विलयन के घटक क्या होते हैं, विलयन के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं उसको समझे हैं। अगर आप कोई पूछेगा विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन या फिर वास्तविक विलयन, इसके क्या क्या खूबी होते हैं कि ये इसका जो आकार होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। सिंगल फेज सिस्टम होता है। विलयन के घटक अपना इंडिविजुअल खुद का पहचान क्या करते हैं, खो देते हैं। और क्या है, घटकों को साधारण यानी इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता सिंपल मेथड से, चाहे छन्नी से इसको क्या छान नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। शरबत पानी बनाएंगे तो क्या करेंगे, तली से टेस्ट करेंगे तब भी वैसा स्वाद देगा, ऊपर से टेस्ट करेंगे तब भी एक ही वैसा ही स्वाद मिलेगा, यानी इसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो जाता है। प्रायः यह पारदर्शी होता है। अगर दो पदार्थों से विलयन बना है तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन, और तीन पदार्थों से मिलाते हैं उसे हम टर्सरी सॉल्यूशन। तो हमको पढ़ना किसके बारे में है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। आइए अब ये देखते हैं कि जो हमारा विलयन होता है सॉल्यूशन, उसमें घटक क्या क्या होते हैं, उसको अब हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। आइए अब देखते हैं जो विलयन होता है उसके घटक क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा विलयन होता है, देखिए पहली बात तो ये कि हम जो पढ़ेंगे वह बाइनरी विलयन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, वह दो चीज़ों से मिलके बना होता है। जो विलयन होता है वह दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक होता है विलेय और दूसरा आपका क्या होता है, विलायक। विलयन को हम सॉल्यूशन कहते हैं, विलेय को हम सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें जो सॉल्यूशन होता है विलयन, उसके दो घटक हैं। पहला घटक हमारा होता है विलेय, दूसरा घटक होता है विलायक। दूसरा घटक क्या होता है, विलायक होता है। इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। इनकी खूबी क्या होती है यार, अब इसको हम समझेंगे। देखिए जो विलेय होता है वह छोटा अमाउंट होता है, पूरे विलयन का स्मॉलर अमाउंट क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। जबकि विलायक क्या होता है कि यह लार्जर अमाउंट होता है, यानी दीर्घ घटक होता है। इसको लिखेंगे लघु घटक, किसका, विलयन का। यह है लघु घटक यानी स्मॉलर अमाउंट। इसको कहते हैं दीर्घ घटक, दीर्घ घटक। इसको कहते हैं लार्जर अमाउंट। छोटा घटक क्या कहलाएगा, छोटा घटक आपका क्या कहलाएगा, विलेय, जबकि बड़ा घटक क्या कहलाएगा, विलायक। बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या, यह है आपका पानी, 250 ml पानी है और इसमें हम मिला दे रहे हैं कितना, 10 ग्राम मिला रहे हैं चीनी। कितना मिला रहे हैं, चीनी। तो देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे जो विलायक है वह पानी है और जो हमारा ये विलेय है वो क्या है, चीनी है। लेकिन कंडीशन कभी कभी उल्टा हो जाती है। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि एक ड्रम हमारा क्या है, या एक बोरा हमारा चीनी भरा है, बड़ा सा ड्रम है, उतना वो पूरा क्या है, चीनी भरा है उसमें, और उसमें हम एक ग्लास मतलब 250 ml क्या कर रहे हैं, चीनी पानी को मिला रहे हैं। कितने को, 250 ml पानी को इसमें क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो देखिए आज जो पानी है, जो कल पानी चीनी को घोल रहा था, आज वही पनिया चीनी में चला जाएगा, लेकिन पानी पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा चीनी है वह दीर्घ घटक की तरह काम कर रहा है, यानी जो चीनी है वह विलायक की तरह काम करेगा, जबकि जो पानी है वह कैसा काम करेगा,
विलेय की तरह काम करेगा। सीधा सीधा मतलब ये, जो चीज़ घुल जाए, जो चीज़ घुल के हट जाए, खुद उसमें दिखवाई न करे, उसे हम क्या कहेंगे, विलेय। और जो अपनी जैसा था वैसी अवस्था बनाए रखे तो उसे हम क्या कहेंगे, विलायक। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो विलेय होता है वह अपना इंडिविजुअल फिजिकल स्टेट क्या करता है, खो देता है, खुद का यानी भौतिक अवस्था खो देता है, भौतिक अवस्था खो देता है। यह जो होता है अपना फिजिकल स्टेट क्या करता है, लॉस कर देता है। जबकि दीर्घ अवस्था जो होती है, विलायक जो होती है, वो क्या करता है, अपना भौतिक अवस्था बनाए रखता है, भौतिक अवस्था बनाए रखता है। भौतिक अवस्था बनाए रखता है, यानी इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, रिमेन रहता है, सेम रहता है, बना रहता है। जबकि इसका भौतिक अवस्था क्या होता है, लॉस हो जाता है। इससे पहले हम आपको बताए हैं कि दोनों घटक के इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज खो जाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, उनकी भौतिक अवस्था रखा गया है। देखिए, इंडिविजुअल का मतलब ये है कि अभी हम काले हैं, काले, और क्रीम पाउडर लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। तो हम अपना पहचान जो हमारा इंडिविजुअल था उसको खो दिए हैं। जबकि हमारी स्टेट क्या है कि हम आदमी हैं, आदमी रहेंगे। वैसे ये इसमें जो ये विलेय होता है, इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है कि ठोस होती है, मान लेते हैं इसे। जैसे चीनी है, चीनी और पानी वाला, यहाँ पे देखिए, ये जो विलेय है इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, स्टेट मतलब इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, सॉलिड है, ठोस है। ये जब घुलेगा तो सॉलिड का क्या रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। यानी सॉलिड क्या करता है, उसमें घुल जाता है, पता ही नहीं चलता, तो उसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाता है, खो जाती है। जबकि जो आपका पानी है कैसा है, लिक्विड तब भी था विलयन बनने के बाद, यानी चीनी को अपने अंदर घोल लेने के बाद अब भी कैसा है, लिक्विड ही है। यह है उसकी क्या, भौतिक अवस्था। तो आगे क्या है, उसके बाद इसको विलयन का आंतरिक घटक कहते हैं। देखिए, जो आपका विलेय होता है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। और जो आपका विलायक होता है वह भी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में क्या हो सकती है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन, यानी विलयन और उसके घटक। विलयन के दो घटक, एक विलेय, दूसरा विलायक। विलेय किसे कहते हैं, जो विलयन में लघु घटक हो, और विलायक किसे कहते हैं, जो विलयन का दीर्घ घटक हो। ये जो विलेय होता है विलयन बनने के बाद अपनी भौतिक अवस्था खो देता है, जबकि जो विलायक होता है वह विलयन बनने के बाद अपनी भौतिक अवस्था क्या किए रहता है, बनाए रखता है। अगर हम विलेय की बात करें तो उसकी कौन सी भौतिक अवस्था है जो प्राप्त की जाती है, तो वह ठोस, द्रव, गैस तीनों भौतिक अवस्था में मिलता है, कौन, विलेय। जबकि विलायक जो है वह भी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। यानी विलेय और विलायक के जो फिजिकल स्टेट है वह तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा क्या, सॉल्यूशन और उसके घटक। अब आगे आइए समझते हैं हम कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। आइए देखते हैं कि अब जो सॉल्यूशन है उसमें पढ़ना क्या क्या है। सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कितने घटक होते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को पढ़ना है, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन, इसको कहते हैं सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सांद्रता पद। सांद्रता का मतलब क्या होता है, गाढ़ा से होता है, इसको आगे समझेंगे पद। इसमें आपका जैसे आगे आपका क्या कहते हैं कि मास परसेंटेज या द्रव्यमान परसेंटेज, या इसी को बोलते हैं भार परसेंटेज, आयतन परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज या V/V परसेंट। देखो इसको कहते हैं W/W परसेंट, इसको कहते हैं V/V परसेंट, और इसको बोलते हैं W/V परसेंट। आयतन द्रव्यमान आयतन परसेंटेज। और भी इसमें टर्म है इसकी सांद्रता निकालने के लिए, जैसे मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ppm हो गया, ppb हो गया। ये सब क्या है कि सांद्रता निकालने के टर्म है, उसके पद हैं, कैसे निकाला जाता है। सांद्रता मतलब क्या होता है कि एक निश्चित मात्रा में कोई कितनी विलेय चीज़ या फिर विलेय चीज़ घुली है, वही बताता है सांद्रता। आगे क्या है, सांद्रता के बाद कंसंट्रेशन टर्म के बाद और क्या पढ़ना है, हमें वाष्प दाब पढ़ना है, जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, यानी विलयन के अणुसंख्यक गुण को पढ़ना है। उसके बाद है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसमें 3 ठो पढ़ना है। एक ठो है आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
हिमांक में अवनमन और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब, 3 इसमें पढ़ना है। उसके बाद आता है क्या, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर यानी इसको कहते हैं वांट हाफ गुणांक, ये पढ़ना है। और क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी गैस की विलेयता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। और इस गैस की विलेयता यानी इसमें सॉल्युबिलिटी में आता है एक हेनरी लॉज यानी हेनरी का नियम, इसको क्या करना है, पढ़ना है। एक बात हम और आपको बता दें, अभी इससे पहले हम आपको बताए हैं क्या कि जो हमारा विलयन होता है वह 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। विलयन में होता है आपका क्या, विलेय और और क्या होता है, विलायक होता है। अगर किसी सवाल में ये बोला है कि 20% कह रहा है कि 20% चीनी का विलयन है, 20% चीनी का विलयन है, इसका मतलब ये है कि जो विलयन बना है उसमें विलेय की मात्रा यानी चीनी की मात्रा अगर 20% है तो जिस चीज़ में घुला है, मान लेते हैं पानी ही है, तो पानी में घुला होगा तो पानी का परसेंटेज कितना होगा, 80% होगा। क्योंकि जो ये परसेंटेज होता है अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। यानी वो सेंट मतलब 100 में ही क्या किया जाता है, परसेंट की क्या की जाती है, गणना की जाती है। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कंसंट्रेशन यानी ये सांद्रता पद, ये सांद्रता क्या होता है और इसके जो टर्म हैं, बहुत सारे टर्म है, 3 4 5 6 7 जो भी जितने भी हैं सबको क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर सांद्रता पद की हम बात करें तो इसमें जो सांद्रता पद होती है, एक होता है आयतन से संबंधित यानी वॉल्यूम से रिलेटेड, और एक होता है मास से रिलेटेड, किससे, द्रव्यमान से संबंधित। जो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है उसमें आता है कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम सांद्रता पढ़ना है, इसको कहते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर सीधे सीधे कहता है हिंदी में आयतन परसेंटेज, प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, क्या कहता है, आयतन प्रतिशतता। इसके बाद क्या आता है यार, आयतन से संबंधित उसमें आयतन होगा तो आयतन परसेंटेज हो गया। एक आता है डब्ल्यू बाई वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको कहता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसके बाद क्या होता है यार, प्रतिशतता। इसके बाद जो आता है वह है आपका क्या, मोलरिटी, और इसके बाद आता है क्या आपका नॉर्मलता, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब क्या होते हैं कि आयतन से संबंधित रखते हैं। वॉल्यूम बाय, हाँ सही है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब किससे संबंधित रखते हैं, आयतन से संबंधित रखते हैं। आपको पता होना चाहिए अगर आयतन किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ है और कोई भी पदार्थ है, अगर उसके टेम्परेचर में क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे तो आयतन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कोई भी विलयन होगा, अगर उसके हम क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर देंगे तो उसका आयतन तो पक्का ही बढ़ना है। तो वही बात क्या कि ये जो आयतन से संबंधित जो सांद्रता टर्म है, ये सब टेम्परेचर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। यानी टेम्परेचर के बढ़ने घटने से ये भी क्या करते हैं, घटते बढ़ते हैं, जैसा भी हो। आगे उसके बाद आता है मॉस, इसको कहते हैं वेट परसेंटेज, या इसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। इसमें और आता है क्या, आपका आता है मोललिटी, इसको कहते हैं मोललता। मोललता जो होता है वो द्रव्यमान से संबंधित होता है। एक और आता है मोल फ्रैक्शन, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, इसको कहता है मोल अंश या फिर मोल प्रभाज या फिर मोल भिन्न, 3 नाम इसको देता है मोल फ्रैक्शन को, मोल अंश, मोल प्रभाज या फिर मोल भिन्न। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है एक ppm, एक और टर्म है सांद्रता ज्ञात करने के लिए ppb। ppm क्या होता है यार, पार्ट पर मिलियन होता है, और ppb मतलब क्या होता है, पार्ट पर बिलियन होता है। तो ये सब जो है वह द्रव्यमान से संबंधित रखते हैं, और द्रव्यमान जो होता है वह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो इसको लिखेंगे कि यह जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड, ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। क्या क्या, पहली बात तो हम ये बोल दिए हैं कि टेम्परेचर पे कौन चीज़ डिपेंड करता है, वह डिपेंड करेगा जो आयतन से संबंधित होगा। उसके बाद क्या बोले हैं कि द्रव्यमान टेम्परेचर पे कौन डिपेंड
नहीं करता तो वह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, जो क्या होगा, द्रव्यमान से संबंधित होगा। आयतन से संबंधित क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर सीधे सीधे कहेगा आयतन परसेंटेज। उसके बाद क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, या इसको कहेगा द्रव्यमान आयतन परसेंटेज, या फिर भार आयतन परसेंटेज। उसके बाद क्या है, मोलरिटी मोलरता है। उसके बाद नॉर्मलिटी नॉर्मलता है। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर। ये सब किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। और इधर जो है आपका द्रव्यमान से संबंधित क्या, वेट बाई वेट परसेंटेज, या फिर इसको ऐसे भी लिखता है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज इसका मतलब ये है। तो जो द्रव्यमान से संबंधित करता है, इस पे ये जो होता है वह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। पीपीबी हो गया, पीपीएम हो गया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को 3 नाम से, मोल अंश, मोल भिन्न और मोल प्रभाज। आगे क्या है, मोलैलिटी मोललता, मोललता और मोलरता, मोलरता और मोललता। मोललता अलग है, मोलरता अलग है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए, जो आपका सांद्रता होता है वह क्या होता है कि किसी विलयन में विलायक अथवा कुल विलयन के सापेक्ष, किसके, किसी विलयन में विलायक अथवा कुल विलयन के सापेक्ष घुले विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलेय गुलेय की मात्रा, जो हम मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। यहाँ पे गणनात्मक रूप लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा, गणनात्मक रूप से, यानी जो हम क्या करते हैं, अंकिक मान वगैरह निकालते हैं, गणना करते हैं, वही उसकी सांद्रता होती है। चलिए, सांद्रता तक हम समझ चुके हैं। सांद्रता क्या होती है कि कुल विलयन के सापेक्ष जो विलेय की मात्रा घुली होती है उसको जो गणनात्मक रूप से लेते हैं उसे क्या कहते हैं, गणनात्मक रूप से उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, हम सांद्रता कहते हैं। ये बात समझ में आ चुकी थी। या फिर सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि विलयन के सापेक्ष उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। जो सांद्रता होता है वह कुछ जो होता है वो परसेंटेज के रूप में होता है, और जो कुछ होता है वह उसमें फ्रैक्शन के रूप में होता है, भिन्नात्मक रूप से होता है। तो अभी हम परसेंटेज वाला पढ़ रहे हैं। परसेंटेज वाले में 3 टर्म आते हैं। एक होता है आपका भार परसेंटेज, दूसरा होता है आयतन परसेंटेज, तीसरा होता है आपका भार आयतन परसेंटेज। देखिए, सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है। भार परसेंटेज को इंग्लिश में कहा जाता है परसेंटेज बाय वेट, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता। भार प्रतिशतता को द्रव्यमान प्रतिशतता या फिर मास परसेंटेज भी कहते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता है वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। वैसे ही अगर देखें हम यहाँ पे जो आयतन प्रतिशतता है, यानी इसको लिखा जाता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो लिखा जाता है वी बाई वी परसेंटेज, या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद तीसरा टर्म जो है वो है क्या, आपका भार आयतन परसेंटेज। इसको लिखा जाता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, या फिर डब्ल्यू बाई वी, या फिर वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज। तो ये थे हमारे परसेंटेज वाले टर्म। इसमें देखिए, जो आपका भार परसेंटेज होता है वह यह कहता है कि 100 ग्राम का अगर कोई आप विलयन लीजिए, कितने का, 100 ग्राम का विलयन लीजिए, इसको कहता है कि प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन का भार परसेंटेज, यानी वेट बाई वेट परसेंटेज कहा जाता है। समझने वाली बात है यहाँ पे ये कि यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। देखिए, जो वेट परसेंटेज होता है कहता है कि कुल विलयन के सापेक्ष जो विलयन लेंगे, प्रति 100 ग्राम विलयन के सापेक्ष, यानी 100 ग्राम का विलयन लीजिए और उसमें ये पता करिए कि जो हमारा विलेय है उसकी मात्रा ग्राम में, वो भी ग्राम में चाहिए, ग्राम में कितनी मात्रा घुली है, वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज, वेट परसेंटेज होता है। इसको अगर हम सूत्र के रूप में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, वेट यानी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज बराबर क्या होगा यार, मास ऑफ सल्यूट बटे, सल्यूट का मतलब क्या होता है, विलेय, बटे क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन। सबसे मोस्ट बात यह है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भार परसेंटेज होता है वह कहता है कि जो विलयन होगा वो भी हमें ग्राम में चाहिए, किसमें, ग्राम में, और जो हमारा विलेय होगा वो भी किसमें चाहिए, ग्राम में। तो सीधे सीधे बोलेंगे क्या, विलेय
विलेय का द्रव्यमान ग्राम में या विलेय का भार ग्राम में बटा कुल विलयन का भार किसमें, ग्राम में। चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, सूत्र किसका, भार परसेंटेज का। भार परसेंटेज का सूत्र क्या होता है यार, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। अगर हम ये कहें, चलिए अच्छा इधर सूत्र लिखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आयतन परसेंटेज क्या होता है, देखिए सूत्र से ही पता चल रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब हम विलेय लेंगे, जो विलेय लेंगे वो भी आज किस में होना चाहिए, आयतन यानी ml में होना चाहिए, और जो हमारा विलयन है वो भी क्या होना चाहिए, ml में। यानी विलेय और विलयन दोनों किस में होने चाहिए, ml में होने चाहिए। इसका परिभाषा क्या होता है कि प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ml में को क्या कहते हैं हम, ये आयतन परसेंटेज कहते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं कि प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में घुली मात्रा, या उपस्थित लिख चुके हैं, उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को क्या कहते हैं, V/V परसेंटेज कहते हैं। प्रति 100 ml चाहिए, यहां पे क्या होगा यार, विलयन की मात्रा या विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन चाहिए हमें किसमें, ml में होना चाहिए। और क्या करेंगे, विलेय का आयतन ml में, परसेंटेज निकाल रहे हैं 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यही हो गया हमारा V/V परसेंटेज का सूत्र। ये हमारा किसका आ गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर सीधे सीधे आयतन प्रतिशतता कहता है, आयतन प्रतिशतता। अब इसके बाद है आपका क्या, भार आयतन परसेंटेज। देखिए यहाँ पे था V/V, यानी जो विलयन है वो भी ml में, उसका आयतन जो है ml में, और जो मात्रा उसमें घुली है विलेय वो भी किसमें, ml में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो विलयन है वह आपका किसमें होना चाहिए, विलयन आपका उसमें होना चाहिए ml में, यानी उसका जो आयतन होता है वह विलयन जो है वह किसमें, ml में होना चाहिए, और जो हमारा क्या है विलेय पदार्थ की मात्रा है वह ग्राम में होना चाहिए। इसको अगर हम इस रूप से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml। अच्छा हम 100 काहे बार बार ले रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज टर्म निकाला जा रहा है, जो परसेंटेज टर्म निकाला जाता है वहाँ पे 100 मानकर निकाला जाता है। प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय, किसकी, विलेय की ग्राम में मात्रा, यहाँ पे देखिए ग्राम होना चाहिए, ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, W/V परसेंटेज कहते हैं। W/V परसेंटेज समझ में आ गया। अगर इसका हम सूत्र देखें, W/V परसेंटेज बराबर क्या होता है, अब सीधे लिख सकते हैं क्या, विलेय की मात्रा, अब मात्रा आप लोग लिख लीजिएगा, विलेय जो होना चाहिए वह ग्राम में होना चाहिए, बटे जो विलयन होना चाहिए वह किसमें, ml में होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या आ गया, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो 3 टर्म है, पहला है भार परसेंटेज, दूसरा है आयतन परसेंटेज, तीसरा है क्या, भार आयतन परसेंटेज। अगर हम इनको एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कह रहा है कि 20% V/V से, एक मिनट इसको मिटा के हम आगे समझा रहे हैं, आपको स्पेस कम है, उसके बाद फिर हम आपको समझा रहे हैं। चलिए यहाँ पे तीनों जो आपका वो परसेंटेज टर्म है क्या, W/W, V/V, W/V,
इन सब परसेंटेज को क्या करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए W/W का सूत्र लिखे हैं सैल्यूट, यानी विलेय की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। आयतन परसेंटेज क्या कहता है कि जो विलेय होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन की मात्रा जो विलेय होती है विलेय की मात्रा ml में बटे बिलियन की मात्रा ml में गुणे क्या 100। और जो भार आयतन परसेंटेज होता है वो क्या होता है कि विलेय की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन की मात्रा ml में होनी चाहिए। यहाँ पे एक सवाल लिखा गया कि 5% भार से NaCl का कोई विलयन है। इसका मतलब देखिए समझिए, 5% अगर भार से बोला है इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम, चूंकि ये भार से है तो ये जो विलेय है 5 ग्राम विलेय क्या है NaCl उपस्थित है किसमें, जो सोल्यूशन होता है इससे पहले आपको बताए थे प्रति 100 ग्राम में, और वैसे भी परसेंटेज है तो क्या रहेगा 100 ग्राम बिलियन में। ये हमारा था क्या, ये भार परसेंटेज। आइए अब देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लगाते नहीं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, पूरा अच्छे से ये दिखा था कि नहीं, चलो सही है। अब देखिए जो हमारा क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब क्या है आयतन परसेंटेज। यह कहता है कि विलेय की मात्रा ml में होनी चाहिए और जो बिलियन है वो भी किस में होना चाहिए ml में होना चाहिए। परसेंटेज निकाल रहे हैं, गुणा करेंगे 100 से। कह रहा है कि 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से, या सीधे सीधे लिखेगा यहाँ पे जानते हैं क्या, आयतन परसेंटेज से वॉल्यूम परसेंटेज या फिर आयतन परसेंटेज से लिखेगा। कहेगा कि HCl का जलीय विलयन है, इसका मतलब है कि 7 ml। अब सबके दिमाग में एक बात समझ में आ रही होगी क्या, ये चीज जो आयतन बटे आयतन है या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसमें ये जो 7 ml है, जो 7 है, या फिर जो विलेय की मात्रा है वो किसमें है ml में है। इसलिए इसको हम क्या ले रहे हैं 7 ml। कहेंगे क्या कि 7 ml यानी 7 ml क्या HCl उपस्थित है किसमें यार 100 ml बिलियन में। उसके बाद क्या है, अगर हम ये देखें W/V या फिर आयतन द्रव्यमान आयतन परसेंटेज या फिर भार आयतन परसेंटेज, तो इसमें लिखा गया है क्या 3% W/V परसेंटेज से चीनी का विलयन कोई है। इसका मतलब क्या है 3% क्या वेट बाई वॉल्यूम, तो 3 ग्राम, अब यहाँ पे वेट है तो ये जो विलेय है ग्राम में हो जाएगा। 3 ग्राम विलेय या चीनी, 3 ग्राम चीनी उपस्थित है किसमें 100 ml बिलियन में। आई होप ये बात समझ पाए हो कि यहाँ पे ये जो परसेंटेज लिखता है इसका मतलब क्या है। 3% W/V से 3 ग्राम चीज घुला है किसमें बिलियन में, 100 ml बिलियन में। 7% V/V 7 ml विलेय है किसमें 100 ml बिलियन में, यानी 7 ml क्या है कि कोई मात्रा विलेय वो घुली है। उसके बाद क्या है यहाँ पे 5% NaCl भार से, जब भार की बात कहेगा तो 5 ग्राम 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। अब इन सब पे चलिए एक एक सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल ये है, कह रहा है कि 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम पानी में घुला हुआ है। क्वेश्चन है 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम पानी में घुला है, तो इसका क्या निकालना है यार, वही भार परसेंटेज वेट परसेंटेज निकालना है या अभी W/W परसेंटेज निकालना है। कैसे निकलेगा, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन की मात्रा ग्राम में गुणे क्या करेंगे 100। W/W परसेंटेज बराबर क्या होता है 10/100 गुणे 100, काटेंगे कितना आएगा 10%, क्या W/W वैसे भी यहाँ पे लिखे हैं। तो ये था हमारा भार परसेंटेज। अगर हम ये देखें इस पे सवाल देखें तो एक सवाल इसका ले लेते हैं। इसका एक सवाल इसका सवाल वही बना लेते हैं ऐसे ही।
कोई क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 ml HCl, 20 ml HCl प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मान लेते हैं कि कितना उपस्थित है, 20 ml HCl 200 ml बिलियन में उपस्थित है, बिलियन में उपस्थित है। तब इसका क्या निकालना है, आयतन परसेंटेज निकालना है, यानी V/V परसेंटेज निकालना है। तो क्या हो गया यार, विलय की मात्रा किस में होना चाहिए, ml में, गुणे विलयन की मात्रा किस में, ml में। काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 10, इसको काटेंगे कितना आएगा 10, ये भी आया कितना 10%। वैसे ही अगर इसकी बात करें तो इसमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मान लेते हैं 30 ग्राम NaOH 200 ml बिलियन में उपस्थित है। तो हमें क्या निकालना है यार, W/V परसेंटेज निकालना है। W/V परसेंटेज कैसे निकलेगा, W/V परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा यार, विलय की मात्रा ग्राम में। तो यहाँ पे पहले से विलय की मात्रा ग्राम में दिया है, 30/बिलियन का बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए, ml में। यहाँ पे क्या हो गया 200 ml है, गुणे करेंगे कितना 100, इससे ये कट जाएगा, ये काटेंगे कितना आएगा 15, यानी 15% आ गया। तो ये थे हमारे क्या ये, और इस पर एक एक ठो क्या थे सवाल। चलिए अब हम आगे समझते हैं। अब चलिए, अब जो सांद्रता टर्म निकाले थे कौन कौन सा था, भार परसेंटेज और आयतन परसेंटेज, भार आयतन परसेंटेज, उन सब पे सवाल को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है कि एक चीनी के बिलियन में 10% W/V परसेंटेज आयतन से, W/W क्या करिए, भार परसेंटेज ज्ञात करिए। यहाँ पे देखिए, पहले सवाल को पढ़िए, सवाल लिखा क्या गया है, उसके बाद फिर उसको हल करते हैं। आइए अब सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक चीनी के बिलियन में 10% आयतन, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज दिया गया है। 10% जो है द्रव्यमान आयतन परसेंटेज से W/W यानी भार परसेंटेज ज्ञात करना है। बिलियन का घनत्व कितना दिया है, 0.2 ग्राम प्रति ml है। तो देखिए, जो आपका होता है W/W परसेंटेज, उसका पहले सूत्र लिख लीजिए। वेट/वेट परसेंटेज क्या होता है कि सल्यूट ग्राम में होना चाहिए, यानी विलय जो है ग्राम में होना चाहिए, बटे सोल्यूशन किस में होना चाहिए, ये भी ग्राम में होना चाहिए, इंटू 100। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, जो हमारा बिलियन है, यहाँ पे लिखा है कि W/V इतना परसेंट से आयतन, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम चीनी प्रेजेंट है किसमें, कितने में उपस्थित होगा, 100 ml आयतन में, 100 ml बिलियन में। इसका मतलब यही हुआ 10% W/V का, ये जो दिया है इसका। तो यहाँ से तो हमें मिल गया क्या, विलय, सैल्यूट मिल गया कितना 10 ग्राम, जबकि अभी हमें बिलियन चाहिए, बिलियन की मात्रा ग्राम में चाहिए। तो यहाँ पे बिलियन की मात्रा किस में है, ml में है। हम बिलियन की मात्रा ग्राम में निकालेंगे, हमें बिलियन चाहिए किस में, ग्राम में, यानी इसका हमें मास चाहिए। द्रव्यमान बराबर क्या होता है यार, रो इंटू भी, यानी घनत्व इंटू आयतन। इससे जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। घनत्व का कितना है 0.2 ग्राम प्रति ml इंटू आयतन कितना है यार 100 ml। ml से ml कट जाएगा, आएगा कितना 20 ग्राम। इसका बिलियन का हमें मिल गया क्या, ये 20 ग्राम इसका मिल गया हमें द्रव्यमान। अब हम आराम से रख सकते हैं यहाँ पे विलयन का, विलय की मात्रा कितना है, विलय की मात्रा अगर देखें तो हमारा 10 ग्राम है, बटे विलयन की मात्रा कितना मिला यार 20 ग्राम मिला, गुणे करेंगे 100, ये काटेंगे 2, इसको काटेंगे कितना आएगा 50 ml से ml, सॉरी यहाँ पे 20, हाँ सही है। ये आया हमारा कितना 50% क्या, W/W परसेंटेज जो निकला है। ऐसे ही अगर इधर बात करें तो इधर ये लिखा गया है कि 20 ग्राम NaOH 200 ml बिलियन में घुला है। तो बिलियन का वेट/वेट परसेंटेज यानी भार परसेंटेज ज्ञात करना है। वेट/वेट का मतलब भार से है, इसका क्या ज्ञात करना है, भार
भार परसेंटेज ज्ञात कीजिए, जबकि बिलियन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml है। अब हमें भार परसेंटेज चाहिए, तो भार परसेंटेज का सूत्र क्या होता है यार? भार परसेंटेज बराबर होता है विलेय मतलब सैल्यूट, किसमें? ग्राम में होना चाहिए, बटे बिलियन यानी सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? ये भी ग्राम में होना चाहिए, इनटू क्या करते हैं 100। यहाँ पे लिखा है 20 ग्राम NaOH 200 ml विलियन में घुला है। NaOH की मात्रा कितनी है? NaOH की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम है। और बिलियन का आयतन दिया है, मात्रा नहीं है। बिलियन जो है वह कितना है? 100 ml है। हमें बिलियन का क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे यार? अगर इसका हम मास निकालें, बिलियन का मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा यार? रो इंटू भी, वही चीज़। रो कितना है यहाँ पे? रो 1.25 है। 1.25 गुणे मात्रा क्या है यार? ग्राम प्रति ml इंटू ये कितना है? ये हमारा 200 ml है, यहाँ पे 200 रहेगा, 200 ml है, यहाँ पे 200 ml कर लेते हैं। 200 ml, ml से ml कट जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा यार? 2, और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 125 हो जाएगा। अगर 125 को हम लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 250, 250 ग्राम। ये किसकी मात्रा मिल गई? बिलियन की मात्रा मिल गई। अब यहाँ पे हम आराम से रख सकते हैं सूत्र में, क्या? विलेय की मात्रा ग्राम में होनी चाहिए। तो विलेय की मात्रा कितनी है यार? विलेय की मात्रा हमारा 20 ग्राम है, 20 ग्राम रखेंगे बटे बिलियन की मात्रा। बिलियन की मात्रा अभी 250 ग्राम निकाले हैं, 250 इंटू क्या करेंगे 100, इससे ये गया 25 चौका 100 हो गया, 2 दूनी 8%। कितना आया? 8%। चलिए और सवाल लगा लेते हैं इस पे। आइए एक सवाल और हल करते हैं। सवाल है कि एक चीनी का विलयन 10% भार से, मतलब कोई चीनी का विलयन दिया गया है, उसका जो भार परसेंटेज है 10% है। तो कह रहा है विलयन का W/V यानी आयतन, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। एक चीनी का विलयन 10% भार परसेंट दिया गया है, इसका मतलब भार परसेंटेज क्या कहता है यार? 10% W/W ये कहता है कि 10 ग्राम चीनी प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम बिलियन में। इसका मतलब यही हुआ कि 10 ग्राम चीनी हमारा 100 ग्राम किसमें? बिलियन में उपस्थित है। और उसके बाद कर रहा है बिलियन का W/V ज्ञात करिए। चलिए W/V का सूत्र लिखते हैं। W/V द्रव्यमान आयतन परसेंटेज क्या कहता है? W/V परसेंटेज कि जो विलेय होगा, विलेय वह जो होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए बटे बिलियन, बिलियन किस में होना चाहिए? ml में होना चाहिए। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है NaOH की मात्रा, किसका? चीनी का मात्रा दिया, सॉरी, चीनी की ग्राम में मात्रा कितना है? ग्राम में जो मात्रा है वह कितना है? 10 ग्राम। और बिलियन चाहिए ml में। बिलियन है कितना? ग्राम में। मैटर फंसता है। जो बिलियन है हमारा कितना है? 100 ग्राम। हमें ग्राम नहीं चाहिए, ml चाहिए, यानी आयतन चाहिए। और यहाँ पे घनत्व तो दिया है। हम जानते हैं जो मास होता है m बराबर रो इंटू वी होता है। अगर आयतन निकालना हो तो v बराबर m/रो कर सकते हैं। m का मान कितना है यार? 100 ग्राम है, 100 ग्राम बटे रो का मान कितना है? 1.2 ग्राम प्रति ml। ml चला जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये होगा 100 बटे 1.2 और हल करें तो ये हो जाएगा 1000 बटे 12। कितना होगा यार? 1000 बटे 12। यहाँ पे परसेंटेज रहेगा, सॉरी यहाँ पे 100 रहेगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इसको रख देंगे। कितनी मात्रा है चीनी की? 10। यहाँ पे रखेंगे कितना? 10 बटे क्या करेंगे यार? बिलियन का आयतन ml में होना चाहिए। कितना ml आया? ये हमारा ml आएगा। 1000 बटे 12, 1000 बटे 12
उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 100, सॉरी 1000, हाँ 100 परसेंटेज है 100। ये जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 1000, इसका गुणा इसमें 1000, ये हो जाएगा 12/100। 1000 से 1000 कट गया, कितना आया 12% आया। कितना 12%। और देखते हैं सवाल इस पे। सही है, यानी ये जो 12% आया है ये क्या है W/V परसेंटेज है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या मोल फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, आइए मोल फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। मोल फ्रैक्शन यानी इसको क्या कहा जाता है, मोल अंश भी कहा जाता है, या फिर मोल भिन्न, या फिर मोल प्रभाज के नाम से जाना जाता है। देखिए जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है बिलियन है, ये बिलियन है, और इस बिलियन में दो कंपोनेंट क्या है घुले हुए हैं, दो कंपोनेंट इसमें है। मान लेते हैं एक ठो है ए और एक ठो है क्या बी, दो कंपोनेंट हैं ए और बी। जो ए है, जो ए इस बिलियन में घुला हुआ है, ये पूरा पूरा आपका बिलियन है। जो आपका ए कंपोनेंट है इसमें जो ए घुला हुआ है उसके जो मोल हैं, मान लेते हैं कितना मोल है, उसके टोटल मोल 1 हैं। और जो बी आपका कंपोनेंट है इसमें जो बी आपका घुला हुआ है उसके जो मोल है वो कितने मोल हैं 2 मोल। करा कि किसी बिलियन में कंपोनेंट ए यानी कोई एक घटक है उसका मोल 1 है, दूसरा घटक है जो उसका मोल कितना है 2 है। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पे अगर हम मोल नंबर ऑफ मोल की बात करें ए की तो कितना है 1। अगर यही बात करें नंबर ऑफ मोल बी की बात करें तो कितना है 2। जो मोल घटक जो मोल फ्रैक्शन होता है वह इस कुल बिलियन के सापेक्ष कुल बिलियन के सापेक्ष जो होता है किसी एक घटक का मोल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, किसी एक घटक के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए अगर निकालना हो हमें मोल प्रभाज, अच्छा एक बात और बता दें, जो मोल प्रभाज होता है किसी किसी किताब में इसको म्यू से लिखता है, किसी किसी किताब में इसको नीटा से लिखता है, और किसी किसी किताब में इसको जीटा से लिखता है। ये जीटा हमको बनाने नहीं आती, ये जीटा यानी म्यू नीटा और जीटा। इसमें हम नीटा का प्रयोग करेंगे, किसका, नीटा का। और जो मोल होता है आपको बताया गया है, जो मोल होता है मोल को किससे लिखते हैं, यन से। नंबर ऑफ मोल ए यानी यूं बोले जो यन ए है उसका मान 1 है और जो यन बी है उसका मान कितना है 2 है। हमें क्या चाहिए, हमें नीटा चाहिए, यानी हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। किसका, जो मोल फ्रैक्शन होता है अलग अलग का निकाला जाता है। अगर हम मोल फ्रैक्शन कहें ए, मोल फ्रैक्शन ए की बात करें तो यह मोल ए का नंबर ऑफ मोल ए कुल बिलियन में उपस्थित जो मोल घटक हैं उनके मोलों के सापेक्ष निकाला जाता है, यानी यन ए प्लस यन बी। ये रहा हमारा ए के मोल प्रभाज, इसे कहते हैं ए का मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। अगर हम ऐसे ही निकालें किसका, बी का निकालें तो बी का क्या होगा यार, नीटा बी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, यानी बी के मोलों की संख्या बटे कुल बिलियन में उपस्थित घटक जो है उसके मोलों के संख्या के योग। कितना होगा, यन ए प्लस यन बी। ये रहा हमारा किसका, मोल प्रभाज। किसका है ये मोल प्रभाज है बी का मोल प्रभाज। मोल अंश बोले, मोल प्रभाज बोले, या फिर मोल फ्रैक्शन बोले। यानी हम क्या कह सकते हैं परिभाषा के रूप में, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, बिलियन
विलयन में उपस्थित कुल मोलों के सापेक्ष घटक के मोलों की संख्या को विलयन का घटक का मोल प्रभाज कहा जाता है। विलयन का घटक का मोल प्रभाज कहा जाता है। मोल प्रभाज कहा जाता है। बड़ा ही सिंपल है। जो मोल प्रभाज होता है, विलयन में जितने मोल उपस्थित हैं उसके सापेक्ष किसी एक घटक के मोलों की संख्या क्या करना होता है, निकालना होता है। जैसे यहाँ पे ये जो विलयन है इसमें दो घटक थे, तो दोनों घटक के मोलों के सापेक्ष किसी एक घटक का क्या किया गया है, मोलों की संख्या निकाला गया है। उसे ही कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को किसी किताब में म्यू, नीटा या फिर जीटा से लिखा जाता है। हम यहाँ पे क्या किसका यूज कर रहे हैं, नीटा का यूज कर रहे हैं। चलिए अब इस पर हम क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं। ये था हमारा क्या, मोल अंश। इस पर हम देखते हैं सवाल को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम सवाल की बात करें, कह रहा किसी विलयन में, सवाल है पूरा मिटा देते हैं, दिक्कत क्या है। सवाल कुछ इस तरीके का है, किसी विलयन में जो है क्या है, 40 ग्राम NaOH है, और क्या है, और इसमें 54 ग्राम H2O है, H2O है। तो हमें अलग अलग क्या करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। दोनों का हमें क्या करना है, मोल प्रभाज यानी मोल अंश ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं। मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, किसी एक का पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि जो NaOH है उसकी मात्रा कितना दिया गया है, 40 ग्राम दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम H2O की बात करें, H2O की, तो इसकी जो मात्रा है वह कितना है, 54 ग्राम है। हम जानते हैं क्या, जो सोडियम होता है उसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें 1 होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है, 16 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका अणुभार निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो मोल होता है वह दिया भार बटे अणुभार होता है। जो लोग अगर मोल निकालना नहीं जानते हैं, और एक वीडियो पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहां से देख सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा, मोल को कैसे ज्ञात किया जाता है वहां पे अच्छे से बताया गया है। फिलहाल यहाँ पे हम बता दे रहे हैं जो मोल होता है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। अच्छा, पहले सूत्र ही लिख लेते हैं, क्योंकि सूत्र लिख लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या ज्ञात करना है क्या नहीं ज्ञात करना है। देखिए, हमें निकालना है NaOH का मोल फ्रैक्शन NaOH का। इसका मतलब क्या है, नीटा निकालना है किसका, NaOH का। NaOH क्या होगा यार, नंबर ऑफ मोल, किसका मोल होगा, नंबर ऑफ मोल चाहिए NaOH बटा किसके सापेक्ष यार, इसके मोल और इसके मोल के योग के सापेक्ष चाहिए। यानी नंबर ऑफ मोल NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल किसका, H2O का। अब देखिए, हमें मोल चाहिए। मोल कैसे निकाला जाता है, हम जानते हैं जो मोल होता है N, वह होता है दिया भार बटे अणुभार। N बराबर अगर निकालें, किसका N निकाल रहे हैं, यहाँ से डिवाइड किए हैं तो ये जो है इसका N है, NaOH का यहाँ पे मोल निकल रहा है। दिया भार कितना है, 40। अगर हम यही अणुभार की बात करें NaOH की, तो कितना हो जाएगा यार, Na प्लस O प्लस H, ये हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1। अगर इसको हम हल करें, पूरा जोड़े, तो कितना आ जाएगा यार, 23 16 39 और 1 40, 40। दिया भार कितना है यार, दिया भार 40 ग्राम है। अणुभार कितना है, अणुभार भी 40 ही ग्राम आया है। टोटल मिला के 1 मोल निकला। कितना, 1 मोल। आइए हम H2O का ऐसे मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि H2O का भी हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। अगर H2O की हम अणुभार की बात करें, किसका, अणुभार की, तो क्या होगा यार, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु 2 है, 2H प्लस O, जोड़ेंगे कितना आएगा यार, 2 × 1 + 16
बराबर कितना 18 आया, यानी 18 आया। हम यहाँ से निकाल सकते हैं यन, किसका, ये यन क्या है, मोल है। अगर मोल की संख्या निकाले तो दिया भार बटे अणु भार कितना आएगा यार, 3 मोल आया किसका, H2O का। यानी 54 ग्राम H2O में कितने मोल होते हैं, 3 मोल होते हैं। अब हम क्या निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे सूत्र लिखे हैं, NaOH का क्या होता है यार, नंबर ऑफ मोल किसका, NaOH बटे कुल विलयन में उपस्थित जो भी उसके क्या हैं, कुल विलयन में उपस्थित जो भी मोल हैं, यानी अलग अलग घटकों के। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 बटे, इसको क्या कर सकते हैं 1 + 3 कितना हो जाएगा यार, 1/4, बस मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई मात्रक उत्तरक नहीं होता, क्योंकि ये एक ही यूनिट की क्या है, अनुपात है, एक ही भौतिक राशि की अनुपात है, या फिर एक ही मात्रक के क्या है, अनुपात है, तो उसका कोई मात्रक फात्रक नहीं आता। आगे देखते हैं क्या, बस इसको लिखेंगे इतना, इसका मोल फ्रैक्शन 1/4। अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालें इसका, तो नीटा किसका निकालना है, H2O का। अगर H2O का निकालें तो कितना हो जाएगा यार, नंबर ऑफ मोल किसका, H2O का बटे नंबर ऑफ मोल किसका, H2O का प्लस NaOH का, NaOH का, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, H2O प्लस NaOH कितना है यार इसका, 3/1 + 3 बराबर कितना आया, 3/4। तो देख पा रहे हैं इसका जो मोल फ्रैक्शन है कितना आया, 1/4, इसका जो मोल फ्रैक्शन है वह कितना आया, 3/4। अब एक काम कर लेते हैं, क्यों ना हम दोनों को जोड़ लेते हैं, देखते हैं टोटल कितना है। अगर दोनों को जोड़ के देखें तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि हम ये कह सकते हैं जो हमारा नीटा NaOH प्लस नीटा H2O = 1, यानी 3/4, अरे 1 आगे करेगा, देखें क्या 3 इसका कितना है यार, 1/4 प्लस 3/4 करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। कहने का मतलब ये है, जो विलयन ले रहे हैं उसमें चाहे 2 कंपोनेंट हो, 2 घटक हो, या फिर 3 घटक हो, या फिर 1000 घटक हो, अगर अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद उनका योग करेंगे, सम करेंगे, तो वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये कहता है मोल फ्रैक्शन। यानी अलग अलग घटकों के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उन सब का जो सम होता है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो ये था हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन। इस पे सवाल को भी हल कर लिए। सवाल को कैसे हल किया जाएगा, अगर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो पहले मोल निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जिसका मोल पूछेगा, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसको, उसके मोल को बटे में ऊपर रखेंगे और बटा करके क्या करेंगे, कुल विलयन में उपस्थित जितने भी घटक हैं उसके मोलों का योग कर देंगे। ऐसे हमारा क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। आइए अब आगे देखते हैं क्या, अगली जो सांद्रता टर्म है वो है हमारा ppm। ppm क्या होता है इसको समझ लेते हैं। आइए अब ppm समझ लेते हैं। ppm भी एक क्या है, सांद्रता ज्ञात करने की यूनिट है। जो ppm होता है वह क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है। मिलियन का मतलब क्या है, 10 लाख। यानी किसी बिलियन में प्रति 10 लाख भागों के सापेक्ष जो बिलियन होगा उसके प्रति 10 लाख भाग लेंगे, उसके सापेक्ष उसमें जो भी विलय की मात्रा मिलेगी वही क्या कहलाती है, बिलियन की ppm सांद्रता कहलाती है। अगर सूत्र की बात करें तो ppm जो होता है वह क्या होता है, विलय के भागों की संख्या बटे बिलियन के भागों की संख्या गुणे 10⁻⁶, यानी ये कितना है, 10 लाख है। यार पर्दा भी हमारा एकदम टूट फूट गया, क्या बताएं, किसी तरीके से बन रहा है। हाँ आओ इधर देखते हैं पहले, ये सब बातें समझ में आ रही है। हाँ उसके बाद क्या होता है यार, देखो जो ppm होता है वह विलय के भागों की संख्या बटे बिलियन के भागों की संख्या कितने के सापेक्ष, प्रति 10 लाख के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या किए हैं, 10 लाख का गुणा किए हैं। जो ppm होता है वह क्या होता है, या ये वाला सूत्र रखें या कभी कभी उसकी मात्रा दे रखता है। तो विलय की मात्रा ग्राम में, बिलियन की मात्रा ग्राम में इंटू 10⁻⁶, यानी 10 लाख के सापेक्ष रखना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर यहाँ पे ग्राम ले रहे हैं तो यहाँ भी ग्राम होगा, अगर यहाँ पे भूल चुकी ml दे रहा तो यहाँ पे भी ml करेंगे, उससे पे ml देगा नहीं, बस ये देगा क्या कि उसके प्रति 10 लाख भागों में कितने उसकी मात्रा क्या है, घुली हुई है। वैसे ही होता है क्या, ppb के मतलब होता है पार्ट पर बिलियन। बिलियन का मतलब होता है कितना, 1 अरब, यानी 10⁻9, कितना, 10⁻9। तो कहेंगे क्या कि किसी बिलियन में
देखो यहाँ पे जो था प्रति 10 लाख था, वही वहां पे क्या हो जाएगा, 1/11वें भाग में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहेंगे, पीपीबी कहेंगे। 1/11वें भाग में उपस्थित विलय की मात्रा पीपीबी, और प्रति 10 लाख भागों में, प्रति 10 लाख भाग विलयन के प्रति 10 लाख भागों में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीएम। अगर हम सवाल की बात करें तो देखिए सवाल कैसे करेगा, जैसे मान लेते हैं कह रहा है कि वायु में ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वह 8 ppm है, 8 ppm है। अब माजरा क्या है यार, इसका मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन है उसका 10⁻6 भाग में, सॉरी वायु के 10⁻6 भाग में 8 भाग क्या है, ऑक्सीजन है। या इसको अगर हम और कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 10⁻6 ग्राम में O2 का, सॉरी वायु के 10⁻6 ग्राम में O2 का 8 ग्राम क्या है, मात्रा इसमें घुली हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ppm होता है और जो ppb होता है वह सांद्रता ज्ञात करने की छोटी इकाई होती है, बहुत छोटी इकाई होती है। अब ये सोचिए 10⁻6 यानी 10 लाख में, 10 लाख ग्राम में केवल 8 ग्राम घुला है तो कितनी है, बहुत कम मात्रा है। वैसे ही अगर हम क्या करें ppb की बात करें तो ppb हम ये कह रहे हैं क्या कि वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है या ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वह 8 ppb है। यहाँ पे ppm था तो 10 लाख में था, ppb रहेगा तो कहेंगे क्या 10⁹ ग्राम वायु में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कितनी है, 8 ग्राम है। कितना, 8 ग्राम घुला हुआ है, 8 ग्राम उसमें उपस्थित है। अब सोच लीजिए ये कितना छोटी इकाई है, 1 अरब ग्राम में या फिर 1/11वें ग्राम में, 1/11वें भाग में केवल 8 भाग ही क्या होना, ऑक्सीजन की मात्रा होना, ये कितना कम यूनिट को दिखाता है। तो ये था हमारा क्या ppm और ppb। आइए इस पे एक सवाल हल कर लेते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का है, देखिए सवाल है, सवाल लिखो। सवाल है, कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर एज 8 × 10⁴ ग्राम O2 इन 100 ml 100 ग्राम वाटर। कह रहा है कि 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 8 × 10⁻⁻4 ग्राम घुला है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ppm, ऑक्सीजन की ppm में सांद्रता क्या होगा, हमें यह ज्ञात करना है। 100 ग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ग्राम घुली है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो बिलियन है, क्या बिलियन की मात्रा कितना है यार, 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। और जो विलय है, ऑक्सीजन उसमें घुला है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, विलय की मात्रा कितना है यार, ये है 8 × 10⁻⁻4, माइनस का कि नहीं है यहाँ पे, हाँ -4 ग्राम घुला है। कह रहा है ppm में सांद्रता चाहिए, O2 की ppm में सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा मास ऑफ क्या, सैल्यूट यानी ऑक्सीजन बटे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बिलियन का। यानी यूँ बोले ये हो जाएगा, नीचे कर लेते हैं, 8 × 10⁻⁻4 बटे कितना हो जाएगा यार, 100। कितने के सापेक्ष, प्रति 10 लाख के सापेक्ष। ये जाएगा ऊपर। अगर इसको और हल करना चाहें तो कितना हो जाएगा यार, ये ऊपर आ जाएगा, 8 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। देखिए -4 इधर है, ये 2 ऊपर आ जाएगा। ये चूंकि है क्या, 100 जो है, कर लीजिए, जो 100 है, 100 को हम क्या कर सकते हैं, 10⁻2 कर सकते हैं। अब ये जाएगा ऊपर, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला इस -4 के साथ जुड़ जाएगा। अब ऑलरेडी यहाँ पे एक ठो है +6, ये पूरा जोड़ घटा के कितना देगा, 8 ppm।
इसका मतलब ये हुआ। तो ये था हमारा क्या, PPM PPB। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।